हेलो डिज़ाइन थिंकर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन थिंकिंग। दो शब्द का वर्ड है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए पहले हम डिकोड करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग वर्ड को। डिज़ाइन का मतलब तो वही हो गया कि जो हमें डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कुछ बना रहे हैं। अब वो हो सकता है कि आप पेपर में ड्रॉ करके कुछ बना रहे हो, आपने लकड़ी या लाइक कुछ मटेरियल से बना रहे हो, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक का, ग्लास, कहीं से भी, या आप कोई सॉफ्टवेयर पे बना रहे हो, फिग्मा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह वगैरह। या तो कुछ भी आप किसी चीज़ पे बना रहे हैं या फिर किसी पे बना रहे मोल्ड या कुछ भी होगा, उसको डिज़ाइन कर रहा है। और दूसरा जो वर्ड है थिंकिंग, उसका मतलब है सोचना। तो बेसिकली डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब है क्या सोच के आप बना रहे हो। अब ये वर्ड का मतलब है डिज़ाइन इसी पे सम अप नहीं होता। लाइक डिज़ाइन सोच के कुछ बना दिया, इसका मतलब ये नहीं डिज़ाइन हो गया। डिज़ाइन थिंकिंग का एक ब्रॉड मीनिंग है, उसके कुछ प्रोसेसेस है, उसके कुछ मेथड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अब गाइडलाइंस कह सकते हैं, नॉट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस है, इसको हम आज समझेंगे। अब जिन लोग को समझ में आ गया डिज़ाइन थिंकिंग वर्ड, दूसरे स्टेप पे आता हूँ। जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर उसमें से काफ़ी लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी सीख रहे हैं डिज़ाइन, उनके लिए क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं एज अ डिज़ाइनर, बी द ग्राफिक डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, विजुअल डिज़ाइनर, कोई भी तरह के डिज़ाइनर हो, डिज़ाइन थिंकिंग हर चीज़ में कॉमन आता है। बल्कि आप आर्किटेक्चर भी हो तो भी कॉमन, तो भी आपको डिज़ाइन थिंकिंग तो करना ही पड़ता है। अब जो आप लोग जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या फिर खुद का कंसल्टेशन या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कितने लोग कुछ भी डिज़ाइन या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सोचते हो? नॉट टॉकिंग अबाउट कितने पैसे कौन दे रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन में कितना सोचते हो। फिर लाइक एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए एक वेबसाइट का रीडिज़ाइन का प्रोजेक्ट मिला है, आप फ्रीलांसिंग में हो, आप एज एज लाइक आप कोई कंपनी में हो एज अ टीम में, या फिर आप एक स्टूडेंट हो कॉलेज में, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या फिर आपका क्लाइंट आके बोल रहा है कि मुझे रीडिज़ाइन करना है। आपका डोमेन हो गया, कोई फिनटेक का एक डोमेन हो गया जिसमें बैंकिंग का काम होता है, स्टॉक्स का काम होता है, सब वगैरह। उसने कहा कि मेरा वेबसाइट पे वेबसाइट रीडिज़ाइन करके दो क्योंकि लोगों का ट्रैफ़िक कम है, या फिर नहीं, उसको नहीं पता क्या है। उसने बोला कि रीडिज़ाइन करके दो, मुझे मार्केट में सुनने में आ रहा है, मेरा वेबसाइट इतना ख़ास चल नहीं रहा। अब यहाँ पे 2 तरह के डिज़ाइनर्स आएँगे। एक होंगे जो बोलेंगे ठीक है हम रीडिज़ाइन कर लेंगे जी, और दूसरे होंगे जो सवाल पूछेंगे। पहले हम फर्स्ट तरह के डिज़ाइनर पे आते हैं जो काम लेंगे और डिज़ाइन ख़त्म कर देंगे। अब इनका एक प्रोसेस होता है काम करने का कि वो काम लेते हैं, जो भी डोमेन है उसके रिलेटेड रिसर्च करेंगे कि अच्छा फिनटेक का है तो फिनटेक के टॉप 5 वेबसाइट्स, टॉप 5 इलस्ट्रेशंस, टॉप 10 जो भी चीज़ें, इमेजेस हो गए, जितने भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो आप सर्च करते हैं। अ, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ इलस्ट्रेशंस अच्छे लगेंगे, कुछ इमेजेस अच्छे लगेंगी। बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे फिनटेक के, तो आपको हर एक वेबसाइट में से कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट अच्छा लगेगा, फिर स्पेसिफिक पेज अच्छा लगेगा, और ये आप सब चीज़ को मिक्स करके आप अपने रीडिज़ाइन में ऐड करेंगे और आप अपने क्लाइंट, टीम लीड, प्रोजेक्ट जो भी है उसमें आप सबमिट कर देंगे। अब ये होगा एक तरह के डिज़ाइनर। दूसरे वो हो गए जो काम मिलते ही सबसे पहले पूछेंगे कि रीडिज़ाइन करना क्या है, या फिर क्यों रीडिज़ाइन करना है, लाइक व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम। वो पहले प्रॉब्लम समझेंगे, वो सॉल्यूशंस पे जंप नहीं करेंगे कि मैं रीडिज़ाइन करके दूँ या कैसे कर दूँ। वो पहले वो समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, लाइक मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको रीडिज़ाइन करके दूँ, तो उससे आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? कि आपके यूज़र्स इस वेबसाइट पे आ नहीं रहे, इस वजह से आप रीडिज़ाइन कर रहे हैं? या फिर आपके यूज़र्स कोई पर्टिकुलर पेज पे आके अटक जा रहे हैं? या फिर आपके यूज़र्स को समझ ही नहीं आ रहा? आपके यूज़र्स अच्छे से स्कैन ही नहीं कर पा रहे, आपके वेबसाइट में उतने इन्फॉर्मेशंस ही नहीं है जो यूज़र्स को ज़रूरी है। या फिर आपका एसईओ में प्रॉब्लम है, कंटेंट में प्रॉब्लम है,
स्कैनिंग की बात की तो हीट मैपिंग में इशू है कि कोई पर्टिकुलर बटन्स नहीं मिल रहा, उनको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एज कैटेगरी क्या है, लाइक अब जिस कैटेगरी ऑफ यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं, क्या पता उस कैटेगरी के यूज़र्स के पास वो वेबसाइट पहुँच ही नहीं रही हो। तो ये हो गए बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम्स जो आप यूज़र अपने क्लाइंट से डिस्कस करते हैं या फिर बिज़नेस से डिस्कस करते हो, उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशंस पे पहुँचते हो। और ये तो बस एक फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम ढूँढना हो गया। आप तो पहले प्रॉब्लम ढूँढोगे, समझोगे प्रॉब्लम को, फिर प्रॉब्लम पे काम करोगे, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये हो गए एक दूसरे तरह के डिज़ाइनर्स जो पहले समझते हैं। तो मैंने कहा ना डिज़ाइन थिंकिंग सोचते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग वही है कि आप कितना सोचते हो, कितने डेप्थ में सोचते हो। क्योंकि सॉल्यूशन जो है जो इट्स ऑल आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप स्क्रीन्स बना रहे हो, ऐप आप कुछ टेंजिबल प्रोडक्ट बना रहे हो, मोल्ड बना रहे हो, आप कुछ आर्ट कर रहे हो, तो उस सब के कुछ ना कुछ स्टेप्स तो आपको अवेलेबल है या फिर आप कर लोगे ईज़िली। बट जो सोचने की चीज़ है, लाइक आप समझिए कि जो कंपनीज़ की हायरार्की होती है, सबसे ज़्यादा पैसे उन्हीं को मिलता है जो सोच सकता है। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता। उनको कहा जाता है ये है, ऐसे करना है। तो अगर आप उस तरह के डिज़ाइनर हो जो काम मिल रहा है, बिना सोचे समझे आगे कर रहे हो, तो सॉरी माय फ्रेंड बट 3 से 5 साल बाद या फिर उससे भी कम में आपको एआई टेक ओवर कर लेगा। फिर आपको चाहे जितनी भी अच्छे-अच्छे टूल्स आते हो, आपको फिग्मा आता हो, आपको फ़ोटोशॉप आता हो, आपको इलस्ट्रेटर आता हो, वो दुनिया भर की चीज़ें आती हो, चांसेस है कि आप उतने अच्छे डिज़ाइनर नहीं स्टे कर पाएँगे या फिर उतने पैसे नहीं बना पाएँगे वर्सेस डिज़ाइनर्स जिनको सोचना आता है। क्योंकि एट द एंड सोचना इज़ समथिंग लाइक थिंकिंग और इज़ समथिंग जो हमारे ह्यूमन्स में यूनिक है अदर देन मशीन्स। हमने उनको सिखाया है सोचना। हम ही चैट जीपीटी या फिर एआई टूल्स को ट्रेन करते हमारे ही थिंकिंग से। तो एट लास्ट जो एआई टूल से ज़्यादा सोच सकते हैं, वही ज़्यादा पैसे भी बनाएगा, वही ज़्यादा डिमांड में भी रहेगा। तो अगर आप यहाँ तक समझ गए डिज़ाइन थिंकिंग का मतलब, तो अब मैं दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूँ कि कितने डिज़ाइनर्स जो मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, कितने लोग डिज़ाइन करने से पहले कुछ सोचते हैं? लाइक अभी मैं 2 कैटेगरीज़ में इस वीडियो के व्यूज़ को डिवाइड करता हूँ। एक ऐसे लोग होंगे जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर अभी भी नया शुरू किया होगा या फिर आप कंसल्टेशंस में हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर दूसरे टाइप के हो गए ये जो स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट कैटेगरी के लोग हैं वो अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए सवाल नहीं है, सवाल उनके लिए है जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो कितना आप सोचते हैं कुछ भी काम शुरू करने से पहले? क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है कि डिज़ाइन मीन्स द फाइनल आउटपुट जहाँ पे हमें कुछ अच्छा बना के दिखाना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हम ये नहीं सोचते, हम बहुत कुछ लाइक हम फाइनल प्रोडक्ट पे फ़ोकस नहीं करते, हम प्रोसेसेस पे फ़ॉलो करते हैं। बट दिस इज़ द बिटर ट्रुथ कि तुम बहुत सारे जो 99% डिज़ाइनर्स हैं वो कभी भी कोई प्रोसेस फ़ॉलो नहीं करते। अगर उनको कुछ काम मिलता है, वो उसको अब डिपेंड करता है कैटेगरी कर देते हैं। अगर रीडिज़ाइन करना है तो किस तरह से काम करेंगे, स्क्रैच से बनाना है तो किस तरह से काम करेंगे, प्रोडक्ट बनाना है तो किस तरह से काम करेंगे और फीचर बनाना है तो किस तरह से काम करेंगे, दैट्स इट। तो किस तरह से काम करेंगे जो मैंने कहा वो एक प्रोसेस होता है जो बहुत ईज़ी एंड लीनिएंट प्रोसेस में काम करते हैं। अब उसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज का हम सिर्फ डिज़ाइन थिंकिंग पे फ़ोकस करते हैं। अ, आप सबने ये वाला कहीं न कहीं देखा होगा इस तरह का एक इमेज जब भी आप सर्च करते हैं कुछ गूगल पे। अब इस इमेज के नीचे ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। एम्पैथाइज़ करना, डिफाइन करना, आइडिएट करना, प्रोटोटाइप करना, टेस्ट करना। डिज़ाइन थिंक मैंने पहले जो कहा डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है। ये कोई मतलब अ, अब जैसे साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बर्नौलीज़ थ्योरम लगा दिया, न्यूटन्स लॉ लगा दिया, कुछ ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जैसे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, ये फ़ॉर्मूलाज़ नहीं प्रोसेस है। अब प्रोसेस अब मैगी में मैं पहले मैगी बनाते टाइम
पानी के अंदर मैगी और मसाला दोनों एक साथ डाल दूँ या फिर मैगी उबलने के बाद मसाला डालूँ, दोनों तरह से मैगी बनेगा, प्रोसेस अलग है। उसी तरह से डिज़ाइन में प्रोसेस अलग होता है, डिज़ाइन थिंकिंग स्पेसिफिकली। तो ये जो मैंने नाम लिखे पहले उसको समझ लेते हैं, एम्पैथाइज़ क्या होता है? सरल भाषा में समझाओ तो अपने यूज़र्स को समझना। डिज़ाइन एक ऐसा चीज़ है जो टूल है। अ, आप देख लीजिए आपके घर के आस-पास या फिर आप जहाँ भी बैठे हैं, हर एक चीज़ डिज़ाइन की गई है और उसको डिज़ाइन की गई है ताकि हम एज़ अ ह्यूमन्स उसको यूज़ कर सकें। इसका मतलब है कि जिसने इसको डिज़ाइन किया है वो भी एक ह्यूमन है। उसने एक ह्यूमन की तरह सोचा कि कल को मेरा कस्टमर आएगा अगर आप कैफ़े में बैठे हो या फिर मान लो कि एक एक कारपेंटर है जो हॉस्पिटल का कुछ डिज़ाइन कर रहा है, डेस्क हो गया या फिर बेड हो गया। तो कल को अगर कोई पेशेंट आके इस पे लेटेगा तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है और क्या-क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन से। इसका बेसिक मतलब वही है कि अपने यूज़र्स को समझना कि उनकी बेसिक नीड क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है और उसी पे ही काम करना। इट्स लाइक कि आप उनकी जगह रह के सोचिए कि क्या होता है यूज़र्स की तकलीफ़। लाइक मैंने जैसे कहा कि मुझे एक ऐप बनाना है जहाँ पे मैं अपने लिए कुछ खरीद सकूँ। तो एक जो बायसनेस आता है ना, जब एम्पैथाइज़ करते हैं, हम यूज़र के बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को वहाँ रख के सोचते हैं। दैट्स द मेन प्रॉब्लम। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे डील करते हैं, आपकी क्या एज है, उससे जो आपका डिज़ाइन है वो अ, लाइक प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उस डिज़ाइन को यूज़ करने वाले लाखों यूज़र्स होंगे। तो आपको उन लाखों यूज़र्स की तरह सोचना है, करोड़ों यूज़र्स की तरह सोचना है। कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है किसी कंपनी का, वो सिर्फ़ ये नहीं सोचता कि मैं कैसे ऑर्डर करूँ। वो एक बायसनेस हर एक डिज़ाइनर में आती है कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा या फिर मुझे ये स्क्रीन में ये इसका जो पोजीशनिंग है वो सही नहीं लग रहा। बट इट्स नॉट अबाउट कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इट्स अबाउट यूज़र को सही लग रहा है या नहीं। अगर यूज़र को वो चीज़ नहीं मिल रही, देन आपका डिज़ाइन फ्लॉप है। तो एम्पैथाइज़ का जो पहला मतलब ही वही है कि आप पहले अपने यूज़र्स को समझिए और इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रॉब्लम, पहले तो आप ये समझिए कि कितने तरह के यूज़र्स है जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। अब दूसरी चीज़ आ गई डिफ़ाइन करना। अब ये होता है कि जब आप अलग-अलग तरह के यूज़र्स को पिक करते हैं रिसर्च में, तो आपको हर एक ग्रुप ऑफ एज कैटेगरी यूज़र्स का एक सर्टेन प्रॉब्लम मिलता है। जैसे मान लो कि मैं व्हाट्सएप का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो एज़ अ यंग जनरेशन हमें पता है व्हाट इज़ अ, उम, एआई उसमें व्हाट्सएप में इंटीग्रेटेड है। हमें ये तक पता है कि अगर कोई लिंक भेज रहा है हमें अननोन नंबर से, हमें उसको क्लिक नहीं करना है। बट सेम चीज़ मैं कहूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या फिर हमारे एक पेरेंट्स हो गए, वो इतने एजुकेटेड नहीं, उन्हें पता है, लाइक ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, उनको पता है ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। उन्हें पता है कि कोई भी लिंक भेजे कोई, उसको क्लिक नहीं करना होता। वो सब सुनते हैं न्यूज़ में, बातें भी होती हैं, बट जब भी कोई भेज रहा होता है ना, तब उनके माइंड में नहीं आता, उनके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता। तो फॉर यू एक प्रॉब्लम जो होगा वो अलग होगा, वर्सेस आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम अलग होगा। वर्सेस जो आपसे छोटे हैं, उनके लिए व्हाट्सएप में प्रॉब्लम अलग होगा। तो आपका एक प्रोडक्ट है, उसके 4 या 5 अलग-अलग टाइप के यूज़र ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप आके फँस जाते हैं, लाइक जो डिफ़ाइन करते हैं हम अपने डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में, प्रॉब्लम डिफ़ाइन करते हैं, तो मैं ये समझ नहीं आता कि कौन-सा प्रॉब्लम को हम पिक करें। लाइक एग्ज़ाम्पल से जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स थे, वो आग जब उन्होंने फायर इन्वेंट किया या फिर बनाया, तो पहले वो उससे जानवरों को डराते थे, फिर उसी आग से वो खाना पकाने लग गए और उसी आग से वो अपने आप को विंटर से बचाने लग गए। तो उनका सॉल्यूशन एक था, बट काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व किए। तो हमें भी जब एक प्रॉब्लम डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा प्रॉब्लम ढूँढना है जो बहुत सारे प्रॉब्लम से लिंक हो, उसी का एक सॉल्यूशन ढूँढे।
जैसे कि जैसे गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है कि एजुकेशन पे ध्यान दे, एजुकेशन पे ध्यान दे। हालाँकि कभी पैसे बजट कभी इतना होता नहीं है, बट फिर भी कहती है एजुकेशन पे ध्यान दो। अब क्योंकि एजुकेशन इज़ लिंक्ड टू ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, लाइक अगर आप अच्छा पढ़ लेते हो, चांसेस है कि आप कम से कम गरीब रेखा में नहीं रहोगे या फिर झोपड़पट्टी जैसे इलाके में तो नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ काम तो ढूँढ ही लोगे। अब आप इतना एजुकेटेड हो तो आपको पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको पता है किस तरह से अपने पैसे खर्च करना चाहिए या नहीं। तो आप एजुकेशन एक चीज़ से आप पॉवर्टी पे ध्यान दे रहे हो, आप हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने लाइफ़स्टाइल पे ध्यान दे सकते हो, आप अपने खर्चे पे, वेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, मनी पे। तो एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिस पे खर्च करने से हम काफ़ी सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक कोर प्रॉब्लम हो जाता है। उसको सॉल्व करने से बाकी प्रॉब्लम ऑटोमैटिकली सॉल्व होती है। वैसे ही जब हम कुछ भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स या फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम मिलता है, तो डिफाइन में हमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम ढूँढना है जिससे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके या फिर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हो उस चीज़ से। ओके, तो हमारा तीसरा जो स्टेप है वो है आइडिएट। अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसा प्रॉब्लम मिल गया कि इस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, तो इसी को पहले सॉल्व करता हूँ जिससे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो वो हम आ जाते हैं आइडिएशन फेज या फिर आप अपने लेम भाषा में जो मैं कहूँ सॉल्यूशन ढूँढना। अब सॉल्यूशन इंडिया में लाइक अगर आप चाय पीने बैठे हो और आप बस कोई पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर में एक छोटा-सा कुछ वाक्य या सेंटेंस लिखा है, उसी पे आप कुछ सवाल कर लो, 10 लोग आपको ज्ञान दे देते हैं। सॉल्यूशन इज़ समथिंग लाइक दैट, आइडिएशन इज़ समथिंग लाइक दैट। आइडिएशन के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता, आइडिया आपके बगल में मतलब नॉर्मल सा अगर आप चाय पीने बैठे तो चाय वाला भी आपको आइडिया दे सकता है, पंचर रिपेयर करने बैठे तो वहाँ पे कोई आपको आइडिया दे देगा। आप कैफ़े में बैठे तो वो भी आपको कोई ना कोई आइडिया दे देगा। तो आइडिया की कमी नहीं होती। जो एंटरप्रेन्योर लोग बोलते हैं ना कि आइडिया तो सबके पास है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट करना इज़ हार्ड, दैट्स द पॉइंट। आइडिएट जब हम करते हैं ना, तो उसके कुछ टॉपिक्स या फिर सब गाइडलाइंस होते हैं कि जो आपका आइडिएशन फ़ेज़ है, जहाँ पे आप एक सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, वो कितना फ़ीज़िबल है, कितना डिज़ायरेबल है और कितना वायबल है। अब डिज़ायरेबल, फ़ीज़िबल, वायबल ये वर्ड सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा या फिर ऊपर से जा रहा होगा। आसान भाषा में समझाऊँ तो अगर आप एक आइडिया पे काम कर रहे हैं, वो कितना ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है। अगर मैं कल को कहूँ कि मैं इस देश में स्कूल ही हटा दूँ, सिर्फ़ स्किल बेस्ड कोर्स दिखाऊँ, तो क्या ईज़ी वो सुनने में अच्छा लगता है कि हम स्कूल नहीं जाएँगे, हम अ, स्किल बेस्ड फ़ोकस करेंगे और ईज़ी नहीं है इम्प्लीमेंट करने को। तो वो वायबल भी लाइक ईज़ी टू इम्प्लीमेंट नहीं है। दूसरा है उसपे खर्चा ज़्यादा होगा। मान लो कि सरकार बजट पास कर रही है, बट वो अब स्कूल है इसका मतलब है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग टच पॉइंट्स हैं, लाइक अच्छे टीचर्स होने चाहिए जिनको पता है कैसे पढ़ाना आता है। अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए जिनको वो पता होना चाहिए कि जो टीचर कर रहा है, जो स्टूडेंट्स समझ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो एक लेयर बाय लेयर चीज़ें चलती है। वो सब चीज़ को अगर प्रॉपरली रखे तब जाके वो पॉसिबल है। तो अगर कल को कोई उठ के बोल दे कि स्कूल बंद करके हम सिर्फ स्किल बेस पे फोकस करें तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। वो एक आइडिया के लिए सोचने के लिए थियोरेटिकली पॉसिबल है। अ, बट उसको हम प्रैक्टिकली जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बट कॉन्ट्राडिक्टरी अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। इट डिपेंड्स कि एक टॉप ऑफ द लेयर जो बैठे हैं वो कितना प्रॉब्लम को अच्छे से सोचते या फिर महसूस करते, उनके लिए कितना प्रॉब्लम है। आइडिएशन फेज़ में वही होता है कि सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं, बट हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता जिसको हम ईज़ी टू इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकें। तो स्टार्टअप्स करती है ना कि अ, जल्दी से काम करो, इम्प्लीमेंट करो, टेस्ट करो ऑन द यूज़र, चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर से रीआइटरेट करो। आइडिएशन फेज़ भी कुछ उसी तरह से होता है कि आपको ऐसे आइडियाज़ पे काम करने हैं जो फटाफट से या फिर ईज़िली टू इवॉल्व हो सके। चलिए।
तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, इजीली समझने जाए तो आ, आप मानिए आप डिज़ाइनर है, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया जो सॉल्यूशन फिजिबल था, वायबल था, डिज़ायरेबल था, और आपको एक सॉल्यूशन मिल गया वो आइडिया का। बट आप डिज़ाइनर है, आप डिज़ाइनर की तरह सोचेंगे, काम करेंगे। अ, कोई आर्किटेक्चर है तो अपने हिसाब से सोचेगा। अब उसको एक मास ऑडियंस तक समझाना है ना, मतलब मान लीजिए जो इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं पैसे उठाने, तो एक प्रोटोटाइप लेके जाते हैं, अगर उनका आइडिया का सॉल्यूशन जो है वो कुछ नहीं, बेसिक वर्किंग मॉडल होता है जिसमें सामने वाला अगर डिज़ाइनर नहीं है, फिर भी उसको समझ में आता है लाइक हाउ टू एक्सप्लेन कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन या फिर जो आइडिया है उसको एक मास ऑडियंस तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन जो तुमने सोचा है वो कैसे दिखने में है, कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह से यूज़ होगा। तो दैट्स प्रोटोटाइप। अब हम यूआई यूएक्स जो ऐसा ट्रेंडिंग है वर्ड, तो उसमें हम वही वेबसाइट का प्रोटोटाइपिंग करते, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन गया, हम एप्लीकेशन में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाते हैं। बट प्रोटोटाइपिंग एक लार्ज कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लाइक मल्टीपल आइटरेशंस पे काम होता है। वो एक एक बार नहीं हुआ कि आपने एक बार बनाया और आपका प्रोटोटाइप खत्म। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली एक फाइनल वर्जन से पहले का प्रोसेस होता है जहाँ पे आप मल्टीपल आइटरेशन करते हैं कि ये फर्स्ट प्रोटोटाइप है, ये इसमें क्या खराबी है। जैसे अभी मान लीजिए नथिंग फ़ोन आया था मार्केट में, तो उसका जो फर्स्ट फ़ोन था वो अपने फॉर द यूज़र्स तो फ़ोन है, बट उनके लिए प्रोटोटाइप है। मतलब इंटरनल हाउस में भी उनका प्रोटोटाइप हुआ होगा कि हमारा फ़ोन कैसे दिखेगा, बट जैसे ही लॉन्च हुआ उसके बाद उन्होंने उसका ऐसा नाम प्रोटोटाइप दिया होगा कि ये हमारा फर्स्ट लॉन्च है, तो इसमें से क्या गलतियाँ निकलेगी। तो प्रोटोटाइपिंग में भी हमें गलतियाँ समझ में आता है कि इस फर्स्ट मॉडल ऑफ प्रोटोटाइपिंग में कुछ गड़बड़ है, तो हमें सेकंड मॉडल में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स द प्रोटोटाइपिंग, या फिर हम प्रोटोटाइप कह सकते हैं। और फिर आते हैं हमारा जो फिफ्थ लास्ट है, टेस्ट। टेस्ट बेसिकली वही हो गया, जो प्रोटोटाइप बनाया उसको मार्केट में टेस्ट किया। तो दोनों इंटरलिंक्ड होता है। तो एक बार आपका जो आइडिया है वो एक बार आपका जो सॉल्यूशनाइज्ड हो जाता है आपके जो आइडिया पे, तो उसके बाद आप प्रोटोटाइप करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। मोस्ट पीपल क्या करते हैं, उसी पे रुक जाते हैं। अ, मेरा आइडिया था, मेरा सॉल्यूशन था। मैं मान लो अगर मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई डिज़ाइनर्स है जो अपना केस स्टडीज़ बनाते हैं, तो वेबसाइट्स पर कुछ भी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करते हैं, उसका काम करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, स्क्रीन्स बनाते हैं, फिर अपने केस स्टडी में एंड में थैंक यू फॉर रिव्यू या वॉचिंग और कुछ भी लिख देते हैं। एक्चुअली इन हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए और हमारा जो सॉल्यूशन हमने जो डिज़ाइन किया है, उसको लोगों को दिखाना चाहिए कि किस तरह से, मतलब उनका फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव क्या है डिज़ाइन में। ये आपने बना दिया अपने हिसाब से वेबसाइट की डिज़ाइन, ऐप की डिज़ाइन, तो बट उनको समझ में आ रहा है या नहीं? आपने जो कलर्स पिक किए हैं, आपने जो थीम पिक किया, आपने जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ किया है, आपने पूरा एक ऑटो लेआउट यूज़ किया है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आपने रिस्पॉन्सिव बनाई है। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़र्स को समझ में आ रही है? आपने प्रोटोटाइपिंग बना के फिग्मा की लिंक तो दे दी, बट अब टेस्टिंग जो पार्ट होता है वो मोस्टली डिज़ाइनर्स मिस आउट कर जाते हैं अपनी केस स्टडीज़ में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ योर डिज़ाइन। अब हम जब कंपनीज़ में जाते हैं तो हमारा डिज़ाइन हम अ, क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर देते हैं और वो उनका टेस्टिंग करके वापस लेके आते हैं। बट अगर आपको रियल इंडस्ट्रियल नॉलेज के हिसाब से चलना है तो आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, और टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हो गई। सबसे बेसिक जो कॉमन टेस्टिंग होता है अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग या ए-बी टेस्टिंग हो गया। आप डायरी स्टडीज़ करते हैं। अ, शॉर्ट एग्ज़ाम्पल में कहूँ, आपका अपना वेबसाइट बना है डिज़ाइन के, आप कोई भी नो कोड टूल्स उठा लीजिए, फ्रेवर हो गया, वेबफ्लो हो गया, उसपे अपने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत सारे उसी में वो फ्री ब्राउज़र सर्च, मतलब लिंक बना के देता है अपना डोमेन नेम, उसको आप शेयर कीजिए लोगों के साथ और उनसे आउटपुट लीजिए। अब ये आपको सिर्फ़ 5 लोगों के साथ ही करना है, क्योंकि जब टेस्ट का आउटपुट आता है ना, 5 लोगों का जो एवरेज निकलता है वही 50 लोग का एवरेज निकलेगा। तो इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, बट ये जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है वो बहुत डिज़ाइनर्स मिस कर जाते हैं। तो इस पे हमें ध्यान रखना है।
तो ये जो मैंने समझा ये था आपका डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो हमने 5 चीज़ें देखी, फ्रॉम एम्पैथाइज़ टू डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट। तो अभी हमने बात किया डिज़ाइन थिंकिंग के प्रोसेसेस के बारे में। अब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जब आप गूगल करते तो आपको ये 5 स्टेप्स मिलते हैं। जो लोग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं या फिर जो उन्होंने केस स्टडीज़ बनाया है, उनको पता होगा कि ये बस एक प्रोसेस है। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन थिंकिंग के मॉडल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, अ, जो अलग-अलग प्रोसेसेस फ़ॉलो करते हैं। जो मैंने प्रोसेस दिखा है वो बेस समझिए कि ये 5 चीज़ें तो करनी ही है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं। अब जो मॉडल्स होता है वो इसी बेस पे ही बना होता है। अब मॉडल्स बनाता कौन है? वो हो गए काफ़ी कंपनीज़ हो सकती है, वो आप मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया, तो वो अपने-अपने मॉडल्स बनाते हैं। अब वो बनाते इसलिए ताकि वो अपना काम ईज़िली कर सकें। जैसे एआई में है ना कि एक मॉडल है एआई, एलएलएम, बट कंपनीज़ अपने तरह से डेटा को ट्रेन कर रही है या फिर अपना रैपर बना के अपना आउटपुट जो उनको चाहिए, वो निकाल रही है। तो इसी तरह से डिज़ाइन थिंकिंग के मॉडल्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो आपका जो पहला मॉडल है, नॉर्मल हमने अभी देखा स्टैनफोर्ड का डी स्कूल मॉडल, बहुत पॉपुलर मॉडल है। इसी पे हम मोस्टली डिज़ाइनर्स जभी भी शुरू करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस, इसी पे शुरू करते हैं। दूसरा है गूगल का डिज़ाइन स्प्रिंट मॉडल, जहाँ पे अंडरस्टैंड, डिफाइन, स्केच, डिसाइड, प्रोटोटाइप, वैलिडेट। अंडरस्टैंड हो गया, अपने यूज़र को अंडरस्टैंड कीजिए, फिर डिफाइन कीजिए। अब इन्होंने 6 स्टेप्स में डिज़ाइन ब्रेक किया है। स्केच मतलब जो हम आइडिएट करते हैं। अब जो मैंने कहा कि आइडिएट करने के बाद आप अ, ढूँढते हैं जो वायबल, डिज़ायरेबल और फ़ीज़िबल, वही हो गया डिसाइड, कि आपने कुछ स्केच किया तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन-सा ज़्यादा सही रहेगा। उसका प्रोटोटाइप करते हैं, वैलिडेट करते हैं, लाइक जो टेस्ट करते हैं। ये डबल डी, ये मोस्ट कॉमनली आफ्टर स्टैनफोर्ड स्कूल मॉडल, ये काफ़ी यूज़ होता है। फिर एक आ जाता है 3 आई मॉडल्स, ये मोस्टली हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम ह्यूमन्स लाइक अ, सोसाइटीज़ के लिए कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लाइक एट द वर्ल्ड लेवल हमें पॉवर्टी ख़त्म करना है, हमें सबको एजुकेटेड करना है, हमें सेफ्टी के बारे में, तो उस जगह पे ये वाला मॉडल यूज़ होता है। सेम ये दूसरा एक मॉडल है एजीआई मॉडल, सॉल्व, एम्पैथाइज़, क्रिएट। अब इसमें ज़्यादा सोचते नहीं हूँ, मोस्टली गोज़ फ्रॉम कि आपको इट्स मोस्टली लाइक कि इंस्टिंक्टली क्या सही लग रहा है, उस हिसाब से आप बनाते हैं। आईबीएम लूप्स मॉडल, या आईबीएम कैसे अपने कंपनीज़ में करता है। ये दूसरा फिर एक आ गया एचसीडी, जो ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन था। ह्यूमन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। फिर सिर्फ 7 मॉडल्स नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट मोस्टली यूज़ केसेस में ये हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा है। बाकी सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए, तो हमने आज की इस वीडियो से डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस समझ लिया। ये प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस नॉन लीनियर है, कई तरह के डिफरेंट डिज़ाइन थिंकिंग मॉडल्स भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है जिससे आप अपना एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, आप यूज़र को समझ सकते हैं। इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ अ रिसर्च। अ, बट अब इसको आप यूज़ कैसे करेंगे? मोस्ट पीपल ने थियोरेटिकली समझ तो लिया, तो अब इस वीडियो के सीरीज़ में मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करूँगा और उसी पे हम हमारे जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे, उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अप्लाई करके हम देखेंगे, ताकि आपको एक थियोरेटिकल और एक आउटपुट का जो नॉलेज है वो मिल सके कि हमने डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस यहाँ फॉलो किया, मतलब समझा, तो इसको हम फॉलो या फिर अप्लाई कैसे करें, और कंपनीज़ में इसको हम और लाइक ईज़ी टू यूज़ या फिर फास्ट पेस में कैसे यूज़ करके आगे बढ़ सके और अपना डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन को सुधार के आगे अच्छे डिज़ाइन्स जो इससे बना सके। तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।